17 चौंकाने वाले तथ्य जो रूस के उन पहलुओं को उजागर करते हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और तापमान शून्य से नीचे 68 डिग्री सेल्सियस है। आपकी पलकें आपस में जम जाती हैं और यदि आप उबलता हुआ पानी हवा में उछालते हैं तो वह जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ के कणों में बदल जाता है। यह कोई विज्ञान कथा नहीं है, बल्कि यह साइबेरिया का ओयमायाकॉन है, जो पृथ्वी पर स्थायी रूप से बसा हुआ सबसे ठंडा स्थान है। फिर भी यदि आप काला सागर के तट पर स्थित सोची की ओर दक्षिण की यात्रा करते हैं तो आपको वहां ताड़ के पेड़ और धूप सेंकते लोग और इतनी सुखद जलवायु मिलेगी कि वहां शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किए गए थे। रूस के सबसे ठंडे और सबसे गर्म क्षेत्रों के बीच का अंतर 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है, जो एक ही देश के लिए लगभग असंभव विरोधाभास है। रूस के लोग सिर्फ इसमें जीवित ही नहीं रहते, बल्कि वे इसे अपनाते हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में आइसक्रीम विक्रेता पूरे साल अपनी दुकानें खुली रखते हैं। जब फुटपाथों पर बर्फ का ढेर लगा होता है तब भी परिवार बाहर खड़े होकर जमी हुई मिठाइयां खाते हैं। रूसियों के लिए सर्दी कोई बाधा नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। तो जब इतनी ठंड हो कि हवा आपके चेहरे को चोट पहुंचाने लगे, तब लोग वास्तव में क्या करते हैं? ओयमायाकॉन जैसी जगहों पर जीवन नहीं थमता है। बच्चे अभी भी स्कूल जाते हैं और लोग अभी भी काम पर जाते हैं। स्थानीय लोग कपड़ों की इतनी परतें पहनते हैं कि वे मजाक में खुद को चलते फिरते स्लीपिंग बैग की तरह दिखने की बात करते हैं। कारें दिन रात चलती रहती हैं। गैस स्टेशन गर्म रखे जाते हैं ताकि वाहन मौके पर ही बंद न हो जाएं। और यहाँ कुछ ऐसा है जो वास्तव में रूसी है कि शून्य से नीचे 30 डिग्री सेल्सियस में भी आप लोगों को बाहर आइसक्रीम खाते हुए देखेंगे। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में विक्रेता पूरी सर्दियों में जमी हुई चीजें बेचना जारी रखते हैं और ग्राहक उनके लिए कतार में खड़े होते हैं, क्योंकि आखिर क्यों नहीं, यहाँ तक कि पुलिस भी खुद को ढाल लेती है। साइबेरिया के दूरदराज के इलाकों में जब इंजन शुरू करने के लिए बहुत अधिक ठंड होती है तो अधिकारी रेंडियर गश्त का सहारा लेते हैं। अन्य क्षेत्रों में समस्या ठंड नहीं बल्कि वन्य जीव है। जैसे ध्रुवीय भालू रात में गांवों में घुस आते हैं और बड़े आकार के बालों वाले घुसपैठियों की तरह दरवाजे खटखटाते हैं। यह किसी परी कथा जैसा लगता है, लेकिन यह यहाँ दैनिक अस्तित्व का हिस्सा है। अगर आप शून्य से नीचे 30 डिग्री सेल्सियस पर बाहर आइसक्रीम खाने की कोशिश करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में नंबर 2 लिखें। आइए थोड़ा और उत्तर की ओर चुकोटका क्षेत्र पर ध्यान दें, जहां सर्दी 9 महीने तक रहती है। यहां स्वदेशी चुकची लोग सदियों से न केवल जीवित रहे हैं बल्कि फल फूल रहे हैं। उनका पूरा जीवन रेंडियर के इर्द गिर्द बना है, जो उन्हें परिवहन और भोजन और कपड़े और यहां तक कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। उदास और हवादार परिदृश्य के बावजूद चुकची लोगों के घर अक्सर चमकीले लाल और नीले और पीले रंगों से सजे होते हैं। वे अपनी प्राचीन रस्मों को जीवित रखते हैं, जिनमें आग के चारों ओर नृत्य करना और कहानियां सुनाना शामिल है, और जहां बाहरी लोग उनकी परंपराओं को अजीब मान सकते हैं, जैसे कि युवाओं के लिए दीक्षा संस्कार या उनके आतिथ्य का नियम, लेकिन ये पृथ्वी की सबसे कठोर जलवायु में जीवित रहने के लिए बनाई गई व्यावहारिक प्रणालियां हैं। प्रकृति के प्रति चुकची लोगों का सम्मान और उनकी सहनशक्ति और अपनी पहचान खोए बिना ढलने की क्षमता रूसी चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताती है, जो मजबूत और साधन संपन्न है और हमेशा अगली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। यह देश 11 समय क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसका मतलब है कि जब मॉस्को में नाश्ते का समय होता है तो व्लादिवोस्तोक में पहले से ही सोने का समय हो चुका होता है। इसकी सीमाएं 16 अलग अलग देशों के साथ मिलती हैं, जो पृथ्वी पर किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में सबसे अधिक है। रूस की 70% से अधिक भूमि एशिया में है, लेकिन इसके 70% से अधिक लोग बहुत छोटे यूरोपीय हिस्से में रहते हैं। आप बाल्टिक सागर से प्रशांत महासागर तक 9000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकते हैं और प्राचीन जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से लेकर अंतहीन जमी हुई टुंड्रा जैसे परिदृश्यों से गुजर सकते हैं। रूस में ऐसी जगहें हैं जहां आप दिनों तक गाड़ी चला सकते हैं और आपको कोई दूसरा इंसान नहीं दिखेगा। विशालता का यह एहसास यहां रहने वालों के बीच अलगाव की भावना और समुदाय की एक मजबूत भावना दोनों पैदा करता है। लोग लंबी दूरियों और स्वतंत्रता और अपना और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखने के आदी हो जाते हैं। अगर आपको रूस के बारे में ये हैरान कर देने वाले तथ्य पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना न भूलें, क्योंकि अगले अध्याय में और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। अपने विशाल क्षेत्र के बावजूद रूस की जनसंख्या
केवल लगभग 144 मिलियन है। तुलना के लिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका की आधी आबादी से भी कम है, जो कि रूस से आधे आकार का देश है। लेकिन यह सिर्फ आंकड़ों के बारे में नहीं है। रूस में 190 से अधिक जातीय समूह रहते हैं, जिनमें शहरी रूसियों और तातारों से लेकर छोटे जनजातीय समूह तक शामिल हैं, जो आज भी जमीन और पारंपरिक तरीकों पर निर्भर हैं। रूसी आधिकारिक भाषा है, लेकिन पूरे देश में 100 से अधिक अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। दागिस्तान जैसी कुछ जगहों पर तो ऐसे गांव भी हैं जहां लोग अपने पड़ोसियों से बात करने के लिए 10 अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। और जबकि रूस भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा है, उसकी अधिकांश आबादी यूरोपीय हिस्से के शहरों में सिमटी हुई है, जिससे साइबेरिया का बड़ा हिस्सा व्यावहारिक रूप से खाली रह जाता है। कुछ स्थानों पर तो आप एक भी व्यक्ति से मिले बिना सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। रूस दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक है। यहां प्रत्येक 100 महिलाओं पर केवल लगभग 87 पुरुष हैं। इसका मतलब है कि पुरुषों की तुलना में लगभग 10 मिलियन अधिक महिलाएं हैं, और इस अंतर का रूसी समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस स्थिति ने रूसी महिलाओं को जरूरत के कारण अधिक स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी बना दिया है। रूसी महिलाओं के पास अब दुनिया में विश्वविद्यालय स्नातक की उच्चतम दर है, और वे अक्सर कई भाषाएं बोलती हैं और व्यवसायों का नेतृत्व करती हैं या विज्ञान और तकनीक में काम करती हैं। इस असंतुलन ने डेटिंग के माहौल को भी बदल दिया है और कई रूसी महिलाओं को देश के बाहर साथी खोजने के लिए प्रेरित किया है, जिसके लिए वे सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स का उपयोग करती हैं। क्या आप उस डेटिंग ऐप के बारे में जानने के इच्छुक हैं जिसे रूसी महिलाएं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं? नंबर 6 कमेंट करें और हम नीचे इसका खुलासा करेंगे। यदि आप कभी रूस जाते हैं तो आप बड़े शहरों में लग्जरी कारें देखेंगे, लेकिन शहरी केंद्रों से बाहर निकलें तो सड़कों पर एक ही वाहन का राज चलता है, और वह है साधारण लाड़ा। यह पैसे की बात नहीं है। कई रूसी जो मर्सिडीज या BMW खरीद सकते हैं, वे फिर भी लाड़ा चुनते हैं, क्योंकि वहां विश्वसनीयता ही सब कुछ है। शून्य से नीचे 40 डिग्री के तापमान में आपको इस बात की परवाह नहीं होती कि आपकी कार कितनी सुंदर दिखती है, बल्कि आप बस यह चाहते हैं कि वह हर बार शुरू हो जाए। लाड़ा मजबूत है और इसे ठीक करना आसान है, और यह रूस की ऊबड़ खाबड़ सड़कों और कठोर मौसम को किसी भी अन्य चीज की तुलना में बेहतर तरीके से संभाल सकती है। यह सिर्फ कारों की कहानी नहीं है, यह एक मानसिकता है कि रूसी लोग दिखावे या स्टेटस के बजाय व्यावहारिकता और मजबूती और परिणामों को महत्व देते हैं। एक ऐसे देश में जहां स्थितियां अक्सर अनिश्चित होती हैं, वहां वही मायने रखता है जो काम करे, न कि वह जो प्रभावित करे। रूसी परंपराएं बाहरी लोगों को अजीब लग सकती हैं, लेकिन संदर्भ जानने पर वे काफी तार्किक लगती हैं। उदाहरण के लिए बर्फ में तैरने को ही लें। हर साल जनवरी में एपिफेनी उत्सव के दौरान हजारों लोग जमी हुई झीलों में डुबकी लगाते हैं। यह दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसे शुद्धि और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। बुजुर्गों सहित पूरा परिवार इसमें भाग लेता है। किसी भी यात्रा से पहले, घर से निकलने से पहले रूसी लोगों के लिए 1 मिनट चुपचाप बैठने का रिवाज है, जो सौभाग्य और मानसिक स्पष्टता लाने वाला अनुष्ठान माना जाता है। और हालांकि रूसी लोग सख्त लग सकते हैं, पर उनकी मुस्कुराहट अजनबियों के लिए नहीं, बल्कि दोस्तों के लिए होती है। एक बार जब आप स्वीकार कर लिए जाते हैं तो रूसी आतिथ्य का कोई मुकाबला नहीं होता, और आपको भोजन और गर्मजोशी से सराबोर कर दिया जाएगा। बस याद रखें कि कभी भी किसी रूसी घर में खाली हाथ न जाएं, और समारोहों के लिए हमेशा विषम संख्या में फूल लेकर आएं। ये रीति रिवाज सिर्फ आदतें नहीं हैं, बल्कि जीवन की अनिश्चितता और कठोर वातावरण से निपटने के व्यावहारिक तरीके हैं। रूस में चाय केवल एक पेय नहीं है, यह एक दैनिक अनुष्ठान और आतिथ्य का प्रतीक है, और लंबी सर्दियों के दौरान कभी कभी जीवन रक्षक भी है। रूसी लोग कभी भी चाय पीने में जल्दबाजी नहीं करते हैं। समोवर यानी एक विशेष धातु की केतली के आसपास का समय वह होता है जब परिवार इकट्ठा होते हैं और कहानियां साझा की जाती हैं और समस्याओं का समाधान किया जाता है। चाय को मीठा करने का एक अनोखा तरीका भी है, जिसमें घूंट लेते समय मुंह में चीनी का टुकड़ा या एक चम्मच शहद रखा जाता है, ताकि हर घूंट के साथ स्वाद बदलता रहे। चाय हमेशा नाश्ते के साथ परोसी जाती है, जिसमें फलों के मुरब्बे और बारानकी कुकीज से लेकर डार्क ब्रेड और कभी कभी कैवियार तक सब कुछ शामिल होता है। किसी रूसी घर में चाय के लिए मना करना लगभग एक अपमान माना जाता है। चाय का समय केवल पीने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जुड़ाव और आराम और परंपरा के बारे में है।
रूस के वोदका प्रेम के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं समझते वह यह है कि यह रिश्ता कितना औपचारिक और अर्थपूर्ण है। वोदका को धीरे धीरे नहीं पिया जाता, बल्कि इसे एक बार में खत्म किया जाता है और इसके साथ हमेशा टोस्ट यानी शुभकामना संदेश दिया जाता है। इसे कभी अकेले नहीं पिया जाता और इसके साथ हमेशा भोजन होता है जिसमें अचार वाली सब्जियों से लेकर कैवियार तक शामिल है। इसका उद्देश्य केवल पीना नहीं है, बल्कि आपसी रिश्ता बनाना और जश्न मनाना और महत्वपूर्ण पलों को चिह्नित करना है। तमाम रूढ़ियों के बावजूद सच्ची रूसी वोदका परंपरा संयम और सम्मान को महत्व देती है। हर गिलास एक अनुष्ठान है जो दोस्तों और परिवार और जीवन के मील के पत्थरों का सम्मान करता है। रूसी वोदका संस्कृति को समझना रूसी होने के अर्थ के एक प्रमुख हिस्से को समझना है। अब तक हमने देखा है कि कैसे जलवायु और भूगोल और परंपरा रूसी अनुभव को उन तरीकों से आकार देते हैं जिनकी अधिकांश बाहरी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अगले तथ्य रोजमर्रा की जिंदगी में क्या संभव है इस बारे में आपकी धारणा को बदल सकते हैं। आइए भोजन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रूसी व्यंजन केवल पोषण से कहीं अधिक हैं। यह इतिहास और उत्तरजीविता और उत्सव का मिश्रण है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये रेसिपी कठोर जलवायु और लंबी सर्दियों के लिए बनाई गई थीं, लेकिन ये स्वाद और सामुदायिक भावना की एक आश्चर्यजनक गहराई भी प्रकट करती हैं। शुरुआत करते हैं बोर्श से, जो चुकंदर का सूप है और चमकीले लाल रंग का होता है और गर्मागर्म परोसा जाता है, जिसमें आमतौर पर थोड़ी खट्टी क्रीम डाली जाती है। यह केवल स्वादिष्ट ही नहीं है, बल्कि एक कटोरे में मिलने वाला सुकून है जो ठंडे महीनों में जीवित रहने के लिए एकदम सही है। एक अन्य मुख्य भोजन पेलमेनी है, जो मांस से भरे छोटे डंपलिंग्स होते हैं जिन्हें उबालकर मक्खन या अधिक खट्टी क्रीम के साथ परोसा जाता है। पेलमेनी बनाना एक पारिवारिक काम है। हर कोई मेज के चारों ओर इकट्ठा होकर आटे को बेलने और भरने और मोड़ने के लिए जुट जाता है और अक्सर कहानियां या चुटकुले साझा करता है। वास्तव में यह परंपरा इतनी मजबूत है कि कई परिवार इसे एक शीतकालीन अनुष्ठान के रूप में देखते हैं और आने वाले महीनों के लिए एक बार में सैकड़ों पेलमेनी तैयार करते हैं। फिर बीफ स्ट्रोगनोफ है, जिसमें मलाईदार मशरूम सॉस में बीफ के नरम टुकड़े होते हैं जिन्हें आमतौर पर नूडल्स या आलू के ऊपर परोसा जाता है। और हम ब्लिनी को नहीं भूल सकते, जो पतले पैनकेक हैं जिनका आनंद कैवियार से लेकर जैम तक हर चीज के साथ लिया जाता है। ब्लिनी इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके लिए समर्पित एक पूरा उत्सव होता है जिसे मास्लेनित्सा कहा जाता है, जो सर्दियों के अंत और वसंत के आगमन का जश्न मनाता है। यदि आपको कभी किसी रूसी छुट्टी पर आमंत्रित किया जाता है तो आप संभवतः ऑलिवियर सलाद चखेंगे, जो आलू और गाजर और अंडे और अचार और सॉसेज या चिकन का एक मलाईदार मिश्रण है। यह भारी और व्यावहारिक है और मेहमानों के लिए हमेशा बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। यह व्यंजन केवल खाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जुड़ाव और गर्मजोशी और सबसे कठिन समय को एक साथ काटने के बारे में है। रूसी जीवन केवल कठिनाइयों को सहने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जब भी संभव हो उत्तरजीविता और सुंदरता का जश्न मनाने के बारे में भी है। देश के त्योहार इस भावना की एक खिड़की हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में व्हाइट नाइट्स फेस्टिवल पर विचार करें। गर्मियों में हफ्तों तक सूरज मुश्किल से डूबता है। आधी रात को सड़कें जीवंत हो उठती हैं और आसमान एक अलौकिक चमक से भर जाता है और शहर बैले और ओपेरा और आतिशबाजी से गूंज उठता है। इसका मुख्य आकर्षण स्कारलेट सेल्स उत्सव है, जहां शानदार लाल पाल वाला एक जहाज नदी के किनारे तैरता है जिसे हजारों लोग देखते हैं। अनऑर्थोडॉक्स क्रिसमस, जो 7 जनवरी को मनाया जाता है, एक और उदाहरण है। परिवार देर रात चर्च सेवाओं और पारंपरिक गीतों और दावतों के लिए इकट्ठा होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे उपहारों के लिए कैरल गाते हुए घर घर जाते हैं। कड़ाके की ठंड में भी वहां गर्मजोशी और अपनेपन का एहसास होता है। और फिर मास्लेनित्सा है, जो सर्दियों के अंत का प्रतीक है। एक हफ्ते तक रूसी लोग ब्लिनी की दावत देते हैं और लोग खेल खेलते हैं और ठंड को दूर भगाने के लिए पुतले जलाते हैं। ये त्योहार प्राचीन रीति रिवाजों को आधुनिक खुशी के साथ मिलाते हैं, जो देश की बहुस्तरीय पहचान का एक आदर्श प्रतिबिंब है। रूस में बैले सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह एक राष्ट्रीय खजाना है। 18वीं शताब्दी से रूसी बैले ने उत्कृष्टता और सुंदरता और अनुशासन के लिए वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। अगर आपको लगता है कि बैले सिर्फ नाचने के बारे में है, तो फिर से सोचें। मास्को में बोल्शोई थिएटर और सेंट पीटर्सबर्ग में मारिंस्की थिएटर प्रतिष्ठित स्थान हैं, जहां स्वान लेक और द नटक्रैकर जैसे महान शो का जन्म हुआ था। रूसी बैले को जो चीज़ अलग बनाती है वह केवल तकनीक नहीं है,
बल्कि इसकी भावनात्मक तीव्रता और कहानी सुनाने का तरीका है। नर्तक दशकों तक प्रशिक्षण लेते हैं और अपने शरीर और दिमाग को सीमा तक ले जाते हैं। उनके लिए बैले एक पहचान है और दर्द और प्रयास को कुछ महान बनाने का एक तरीका है। बोलशोई में प्रदर्शन देखना केवल एक शो देखने से बढ़कर है, यह सदियों के जुनून और परंपरा और खुद से कुछ बड़ा हासिल करने की रूसी इच्छा शक्ति को देखने जैसा है। बैले राष्ट्रीय गौरव का एक स्रोत है और कई रूसी इसे अपनी संस्कृति की आत्मा की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। पूरे रूस में बर्च का पेड़ देश की भावना के एक शांत लेकिन शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है। यूरोपीय मैदानों से लेकर साइबेरिया के सबसे दूर के इलाकों तक बर्च के जंगल अपनी चांदी जैसी सफेद छाल और नाजुक पत्तियों से परिदृश्य को सजाते हैं। बर्च के पेड़ केवल सुंदर नहीं होते, बल्कि वे रूसी संस्कृति में गहराई से रचे बसे हैं। वे कविताओं और गीतों और चित्रों में दिखाई देते हैं। लोक कथाएं कहती हैं कि वे सौभाग्य लाते हैं और घरों की रक्षा करते हैं। हर वसंत में लोग इनके मीठे रस के लिए बर्च के पेड़ों का उपयोग करते हैं, जो सदियों पुरानी परंपरा है। रूसी सौना में बर्च की शाखाओं का उपयोग मालिश के लिए किया जाता है, जिसे शरीर को स्वस्थ करने और रक्त संचार बढ़ाने वाला माना जाता है। वसंत के त्योहारों के दौरान बर्च की मालाएं बुनी और पहनी जाती हैं, जो नवीनीकरण और आशा का प्रतीक हैं। कई रूसियों के लिए बर्च के पेड़ घर और सुंदरता और मजबूती की याद दिलाते हैं। जो लोग रूस छोड़ देते हैं, उनके लिए बर्च के पेड़ों की याद भी आंखों में आंसू ला सकती है। रूस को समझने के लिए आपको मास्को का अनुभव करना होगा। यह एक ऐसी जगह है जहां पुराना और नया हर कोने पर एक दूसरे से टकराते हैं। एक सड़क पर चलें और आप एक 16वीं शताब्दी के चर्च को कांच की चमकदार गगनचुंबी इमारत के बगल में देख सकते हैं। क्रेमलिन, जो राष्ट्र के केंद्र में एक किला है, वह अत्याधुनिक शॉपिंग मॉल से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मास्को उस गति से चलता है जिसका मुकाबला बहुत कम शहर कर सकते हैं। यहाँ का सबवे केवल सार्वजनिक परिवहन नहीं है, बल्कि यह संगमरमर और मोजेक और झूमरों वाला एक भूमिगत महल है। लेकिन यहाँ शिष्टाचार सख्त है। यदि आप एस्केलेटर के गलत किनारे पर खड़े होते हैं तो आपको तीखी नज़र या हल्का धक्का मिल सकता है। आर्थिक चरम सीमाएं हर जगह हैं। ट्रैफिक में एक लैम्बोर्गिनी किसी पुरानी लाड़ा के बगल में फंसी हो सकती है। कुछ रेस्तरां एक भोजन के लिए सैकड़ों डॉलर लेते हैं, जबकि पास के कैफे कुछ रुपयों में पूरा लंच देते हैं। सर्दियों में जब तापमान 0 से नीचे 20 डिग्री होता है तो मास्को के लोग फर कोट पहनते हैं और बाहरी बाजारों और आइस रिंक को भर देते हैं। और जब वसंत आता है और तापमान जमने के बिंदु से थोड़ा ऊपर होता है तो हर कोई भारी कपड़े उतारकर और बाहर निकलकर इसका जश्न मनाता है। मास्को तीव्र और सुंदर है और यह कभी भी उबाऊ नहीं होता। तो रूस में रहने का वास्तव में कितना खर्च आता है? कई लोगों के लिए यह सबसे व्यावहारिक प्रश्न है। हैरानी की बात यह है कि रूस में रहना अधिकांश यूरोप या संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक किफ़ायती हो सकता है, खासकर बड़े शहरों के बाहर। मास्को या सेंट पीटर्सबर्ग में एक अपार्टमेंट किराए पर लेने में प्रति माह 17,000 से 30,000 रुपये के बीच खर्च हो सकता है। छोटे शहरों में यह और भी बहुत कम हो सकता है। भोजन भी सस्ता है। एक सस्ते रेस्तरां में भोजन केवल 200 या 300 रुपये का हो सकता है। यदि आप घर पर खाना बनाते हैं तो बुनियादी चीज़ों के लिए मासिक किराने का बिल लगभग 3,000 रुपये आता है। बिजली और पानी और हीटिंग जैसी उपयोगिताओं का खर्च प्रति माह लगभग 4,200 रुपये होता है। सार्वजनिक परिवहन बहुत सस्ता है, जहां छात्रों के लिए सबवे पास केवल 500 रुपये प्रति माह है और वयस्कों के लिए नियमित टिकट लगभग 2,800 रुपये है। जिम की सदस्यता और दांतों के डॉक्टर के पास जाना और अन्य रोजमर्रा के खर्च पश्चिम की तुलना में बहुत कम हैं। कुल मिलाकर रूस में एक आरामदायक जीवन शैली पर प्रति माह 50,000 से 92,000 रुपये के बीच खर्च हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ और कैसे रहते हैं। क्या आप यहाँ बसना पसंद करेंगे? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि अधिक से अधिक लोग अब खबरों से आगे बढ़कर रूस को किफ़ायती और साहसिक जीवन के लिए एक वास्तविक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। अंत में रूस ऐसे यात्रा अनुभव प्रदान करता है जो कहीं और नहीं मिलते। यदि आपको इतिहास पसंद है तो सेंट पीटर्सबर्ग का विंटर पैलेस जरूर देखें। कभी जड़ शासकों का घर रहा यह महल अब दुनिया के सबसे महान कला संग्रहों में से एक हर्मिटेज को समेटे हुए है। यह सिर्फ एक संग्रहालय नहीं है, बल्कि यह सदियों की वैश्विक संस्कृति की यात्रा है। कुछ शांत जगह पसंद है तो सुजदल की ओर रुख करें, जो एक ऐसा गांव है जो समय में जमा हुआ सा लगता है,
जिसमें लकड़ी के घर और प्याज के आकार के गुंबद वाले चर्च और शांत नदी के किनारे हैं। या शायद आप सोची में काला सागर के किनारे आराम करना पसंद करेंगे। गर्म समुद्र तटों और साल भर रहने वाली धूप और पास के पहाड़ों में ओलंपिक स्की रिसॉर्ट्स के साथ सोची वह जगह है जहां रूसी अपने भूमध्य सागरीय एहसास के लिए जाते हैं। लेकिन सबसे अनमोल रत्न बैकाल झील है। एक 6 किलोमीटर से अधिक गहरी और पृथ्वी के ताजे पानी का 5वां हिस्सा रखने वाली बैकाल दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है। इसका पानी इतना शुद्ध है कि आप इसे पी सकते हैं और इतना साफ है कि आप 40 मीटर नीचे तक देख सकते हैं। बैकाल सील जैसी अनोखी प्रजातियां केवल यहीं रहती हैं। रूस में विविधता अनंत है। एक ही दिन में आप समुद्र तट पर धूप सेंक सकते हैं और चीड़ के जंगल में पदयात्रा कर सकते हैं और आधी रात को टुंड्रा के पार जाने वाली ट्रेन पकड़ सकते हैं। उन यात्रियों के लिए जो मिथकों से आगे देखने को तैयार हैं, रूस जीवन भर के लिए आश्चर्य प्रदान करता है। यदि आपने इसे यहाँ तक देखा है तो आप समझ सकते हैं कि रूस किसी सुर्खी या घिसी पिटी धारणा से कहीं अधिक क्यों है। यह विरोधाभासों और चुनौतियों और अविश्वसनीय लचीलेपन की भूमि है, जहां लोग सबसे कठोर सर्दियों में सुंदरता और सबसे अलग थलग क्षेत्रों में समुदाय और सबसे छोटे अनुष्ठानों में अर्थ ढूंढते हैं। हो सकता है कि आप रूसी दैनिक जीवन में जो संभव है उसे देखकर चकित हुए हों। शायद इसने एक गंतव्य या रहने की जगह के रूप में रूस के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल दिया हो। एक बात तय है कि रूस हमेशा एक ऐसा देश रहेगा जो उम्मीदों को चुनौती देता है। उन लोगों के लिए जो गहराई से जानने को तैयार हैं, यह एक याद दिलाता है कि आश्चर्य अभी भी अप्रत्याशित जगहों पर पाया जा सकता है। तो रूसी जीवन के बारे में आपको सबसे ज्यादा किस बात ने चौंकाया? क्या आप यहाँ आने या यहाँ रहने पर विचार करेंगे? मुझे कमेंट में बताएं। हमें हमेशा आपसे सुनने का इंतजार रहता है। और सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना न भूलें, ताकि हम अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मिल सकें। आज हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। आपका समर्थन वास्तव में हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।